अंग्रेजों की बंगाल विजय। कर्नाटक का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान बंगाल की तरफ लगाया था। बंगाल नामक प्रांत मुगलों के अधीन था। यहाँ बंगाल के नवाबों का शासन चलता था। इन नवाबों को बंगाल के सूबेदार या बंगाल के गवर्नर के रूप में भी देखा जाता है। अब बंगाल के नवाबों का इतिहास। पहला है मुर्शीद कुली खां, 1717 से 1727 तक। मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था, जो मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने अपने समय काल में बंगाल के सूबेदार को पद पर नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था। इसे मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने अपने समय काल में बंगाल के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। यह बंगाल का एक योग्य नवाब था। इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद में स्थापित किया। इसने अपने समय काल में भू राजस्व वसूलने की इजारादारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा का निर्माण किया। इसके समय काल में बंगाल के कुछ जमींदारों जैसे सीताराम राय और सुजात खान ने विद्रोह किया। दूसरा बंगाल का नवाब है सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद यह नवाब बना। इसके समय में बिहार भी बंगाल में शामिल हो गया था। सुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। इससे पूर्व बंगाल में उड़ीसा का क्षेत्र मुर्शीद कुली खां के समय में शामिल हो गया था। अब है सरफराज खान। यह बंगाल का तीसरा नवाब था। इसी के समय वर्ष 1740 में गिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। अलीवर्दी खां विजयी हुआ और बंगाल के नवाब का पद संभाला। अलीवर्दी खां यह बंगाल का चौथा और योग्य नवाब था। नवाब बनने के बाद इसने भारत के मुगल बादशाह को 20 करोड़ रुपए उपहार के रूप में भेजा। इसके बाद इसने अपने समय काल में कभी भी मुगल बादशाह को कोई राजस्व नहीं दिया। इसने भारत में स्थित यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि अगर इन्हें छेड़ा न जाए तब शहद देंगी, लेकिन छेड़ने पर यह काट काट कर खा जाएंगी। इसे मराठा सरदार रघुवा या रघु जी ने काफी तंग किया। फलतः नवाब ने मराठों को अपना उड़ीसा नामक प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक दिया। अब अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था। इसकी कुल 3 पुत्रियां थी। बड़ी पुत्री थी इसकी घसीटी बेगम, जिसका विवाह ढाका के नवाब से। दूसरी पुत्री का विवाह पूर्णिया के नवाब से। सबसे छोटी पुत्री का विवाह पटना के नवाब से हुआ था। लेकिन नवाब के जीवन में ही इनकी तीनों दामादों की मृत्यु हो गई थी। अब है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल का एक योग्य नवाब था। इसके समय में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के समय में प्लासी के युद्ध का इतिहास। प्लासी बंगाल के नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का नाम पहले पलासी था और इसके पूर्व
इसका नाम पलाश था। यह एक फूल था जिससे अबीर या गुलाब बनाया जाता था। अंग्रेजों ने ही पलाशी का नाम पलाशी किया। वर्ष 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांस आमने सामने थे। फलतः ये दोनों शक्तियां भारत में भी आमने सामने थी। बंगाल में स्थित अपने अपने कारखानों की किलेबंदियां करने लगी। अब है कालकोठरी की घटना। यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। यह कोठरी 18 फीट लंबी और 14 फुट चौड़ी थी। इसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कलकत्ता कोठी के ऊपर कब्जा करके वहां स्थित 146 अंग्रेजों को इसमें बंद कर दिया। जब यह कोठरी दूसरे दिन खोली गई थी तब इसमें मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। इसी में एक अंग्रेज जेड हालवेल था। इसी ने कालकोठरी की घटना का वर्णन किया। इस घटना का वर्णन सिराजुद्दौला के दरबारी इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुख्तखरीन में वर्णन नहीं किया है। अब है अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757। यह संधि सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। अलीनगर कलकत्ता का ही नाम है। इसे यह नाम सिराजुद्दौला ने दिया था। इस संधि के पूर्व रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता कोठी के ऊपर कब्जा करके बढ़त बना ली थी। अब है रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र। क्लाइव यह कह सकता था कि वह बंगाल के नवाब से आमने सामने का युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सकता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह बंगाल के नवाब से आमने सामने के युद्ध में विजय हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए इसने षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला के साथियों व अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर यह सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था और बंगाल का नवाब बनना चाहता था। इसलिए इसने रॉबर्ट क्लाइव से बंगाल का नवाब बनने का वादा कर अपनी तरफ मिला लिया। इसलिए इसे रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाने का वादा करके इसे अपनी तरफ मिला लिया था। दूसरा है राय दुर्लभ। यह बंगाल का दीवान था। इसको भी क्लाइव ने लालच देकर अपनी तरफ मिलाया था। जगत सेठ यह कलकत्ता का धनी व्यापारी था। इसे भी क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया था। अमीन चंद यह कलकत्ता का धनी व्यापारी था। इसी को मध्यस्थ बनाकर इसी के माध्यम से अन्य लोगों से क्लाइव संपर्क किया। अमीन चंद के माध्यम से ही क्लाइव ने बाकी सबसे कांटेक्ट किया था। अब है प्लासी का युद्ध। यह युद्ध इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से मात्र 2200 सैनिक थे, जबकि नवाब की तरफ से लगभग 50,000 सैनिकों ने भागीदारी की। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का साथ मित्र वाटसन ने दिया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर था, जबकि अन्य सेनापति मीर बदान और मोहनलाल थे। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र का परिणाम था, अर्थात यह आमने सामने का युद्ध नहीं था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरन बेग के माध्यम से सिराजुद्दौला का वध करवा दिया। इसमें सिराजुद्दौला के मीर मदान और मोहनलाल नामक सेनापति युद्ध में लड़े, लेकिन वे मारे गए। अब प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधीन मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस प्रकार यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का पहला नवाब था। तीसरा,
प्लासी में विजय के बाद अंग्रेज बंगाल में नवाब मेकर की भूमिका में आ गए। मीर जाफर की तरफ से अंग्रेजों को बंगाल के प्रसिद्ध जिले 24 परगने की जमींदारी मिली। मीर जाफर की तरफ से कंपनी और क्लाइव को उपहार कंपनी की तरफ से मीर जाफर की तरफ से कंपनी और क्लाइव को उपहार मिला। वह पांचवा क्या क्या लाभ हुआ? विजय के बाद क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। सिराजुद्दौला के समय में ही 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ। इससे यह मनिहारी का युद्ध हुआ जिसमें शौकत जंग का वध कर दिया था। मीर जाफर प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर अंग्रेजों ने इसे बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर अंग्रेजों ने इसे बंगाल का नवाब बनाया था। इसने अंग्रेजों को 24 परगने जिले से भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। इसे ही कर्नल क्लाइव का हितैषी भी कहा जाता है। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने बिहार, उड़ीसा और पूर्णिया के हिंदू सूबेदारों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप से मीर जाफर ने यह कार्य नहीं किया। यहीं से अंग्रेजों ने देखा कि भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी संघर्ष विद्यमान है। फलतः अंग्रेजों ने यहीं से फूट डालो और राजगुरु की नीति का शुभारंभ किया। वर्ष 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर बंगाल का स्थायी गवर्नर बनकर हॉलवेल आया और इसके बाद बंगाल का स्थायी गवर्नर वेंसीटार्ट बना। वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया। वह मीर कासिम इसे अंग्रेज गवर्नर वेंसीटार्ट ने मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब बनाया। इसने अंग्रेजों को चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी अर्थात भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। इसी ने असम के सिलहट क्षेत्र के प्रसिद्ध चूने के व्यापार में अंग्रेजों को 50% का हिस्सा भी दिया। इसने मीर कासिम के क्या क्या कार्य हैं वो देखते हैं। इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर में स्थापित कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के षड्यंत्र का अड्डा बन चुका था। मुंगेर में ही मीर कासिम ने तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना भी लगाया था। इसने अपनी सेना को आधुनिक पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लिए जर्मनी के एक सैन्य अधिकारी वाल्टर रेनहार्ड की नियुक्ति की। इसे ही भारत में शमरू के नाम से जाना गया। वाल्टर रेनहार्ड। मीर कासिम के इस कार्य से अंग्रेज चिढ़ने लगे। फलतः बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनने लगी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर वर्तमान में बिहार का एक जिला है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके पास लगभग 7,000 की सेना थी। दूसरी तरफ भारत की तीन संयुक्त शक्ति थी, जिसमें बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजा-उद-दौला और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था। इसके पास लगभग 50,000 की सेना थी। यह युद्ध प्लासी के युद्ध से अलग था, क्योंकि यह आमने सामने का युद्ध था। इसमें अंग्रेजों की आधुनिक सेना ने भारत की संयुक्त शक्ति को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय सुजा-उद-दौला को कैद करके प्रयागराज के किले में रखा गया, जबकि मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गया। प्रयागराज की
पहली संधि 12 अगस्त 1765 को होती है। यह संधि अंग्रेज प्रतिनिधि रॉबर्ट क्लाइव और भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। इसके द्वारा बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र का भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से खड़ा और प्रयागराज का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को राज करने के लिए दे दिया। इस संधि से भारत का मुगल बादशाह अंग्रेज का पेंशनर बन गया। इसी संधि से अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी। इसे अंग्रेजों ने अब अपने अधीन भारत का मुगल बादशाह बनाया था। इसको शाह आलम द्वितीय को। अब है प्रयागराज की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। यह एक त्रिपक्षीय संधि थी क्योंकि इसमें बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था। इसके द्वारा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया। इसी के द्वारा अंग्रेजों का अवध से मुक्त व्यापार प्रारंभ हुआ। अवध से अंग्रेजों ने कड़ा और प्रयागराज का क्षेत्र ले लिया। इसी के द्वारा गाजीपुर और वाराणसी में अंग्रेजों ने राजा बलवंत सिंह को अपने संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के रूप में अपना 2 कार्यकाल पूरा किया। पहला कार्यकाल 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 67। इसी ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, बंगाल को शासित करना शुरू किया। बंगाल का शासन सीधे तौर पर अपने हाथों में नहीं लिया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, अंग्रेजों के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी थी। दूसरा, भारतीय शक्ति संयुक्त होकर डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का साथ लेकर अंग्रेजों को पराजित कर सकती थी। तीसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी बंगाल का प्रशासन सीधे अपने हाथों में नहीं लेना चाहते थे। अब है द्वैध शासन की आलोचना क्या की गई है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लागू किया और इसके द्वारा बंगाल में लूटपाट की युग की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत का पहला अकाल इसी वजह से 1770 में बंगाल में पड़ा। इसके पश्चात द्वैध शासन की चारों तरफ आलोचना हुई, फलतः वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिक्कर ने इसे डाकुओं का काल कहा, जबकि इतिहासकार पर्सिवल ने इसे लूटपाट के युग के रूप में संबोधित किया।